हेलो स्टूडेंट, टीच टाउन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। 2025 एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। इसका उत्तर होगा, यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो यह सृष्टि गूंगी बहरी रह जाती। सब लोग लूंज पूंज से हो मानो एक कोने में बैठा दिए गए होते हैं, और जो इंद्रियों द्वारा करते हैं उन्हें अवाक होने से कुछ सुख दुख का अनुभव हम नहीं कर पाते। तीसरा कारण, आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सकते और न सुन सकते थे, इसीलिए हमें वाक शक्ति होना बहुत ज़रूरी था। अगला सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ बातचीत करने की कला, उत्तम से उत्तम ढंग से बातचीत करने की कला। सामने वाला सुनने वाला सुनकर प्रसन्न प्रफुल्ल हो उठता था। यह कृत्रिम अकृत्रिम कला यूरोप में अधिक पाई जाती है। यह कला स्पीच और लेख से आगे की कला है। पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्रिमंडल में है। ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता। अगला सवाल है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। इसका उत्तर होगा, भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की जड़ यहाँ की राजनीति में छिपी हुई है। चुनाव में अत्यंत रुपए खर्च कर राजनेता चुनाव लड़ते हैं। सरकारी खर्च भी कम नहीं होता। चुनाव पद्धति में भी वर्तमान जरूरी है। बेईमान गुंडे एवं भ्रष्टाचार चुनाव न लड़े, ऐसी कोई व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी चाहिए। षड्यंत्र इस भ्रष्टाचार को चुनाव में से दूर करना वह अमुश्किल रहा है। अगला सवाल है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। इसका उत्तर होगा, जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए उसी रात को रामनाथ गोयनका, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उनके घर पर वह मेहमान बनकर गए थे। रात को दिल का दौरा पड़ा था। 3 मिनट में राजनाथ गोयनका ने उन्हें अस्पताल, कौन सा अस्पताल, तो विंडिलगन और नर्सिंग होम में पहुंचाया। वहां दवा दारू लेकर डॉक्टर पूरे इंतजाम था। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। तारीख 24 अप्रैल 1974 का था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 में। अगला सवाल है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। इसका उत्तर होगा, भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति हैं। वे पढ़ने वाले नौजवानों से अपेक्षा रखते हैं कि वे केवल पढ़े ही नहीं, वे समझदारी भी पैदा करें। देश गुलाम है, इन्हें गुलामी से उन्हें ही मुक्त कराना है। इनके लिए उन्हें राजनीति का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। आगे देश का नेतृत्व भी तो नौजवान को ही करना होगा। अगला सवाल है, लेखक की भाभी लेखक से क्या कहती है, उनके कथनों का क्या महत्व है। इसका उत्तर होगा, जब लेखक पैसों के लिए बैल की खाल उधेड़ कर लौट रहा तो उनके पैर जवाब दे रहे थे। वे कपड़े गंदे हो गए थे, खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। इस हालत को देखकर माँ रोने लगी। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें हम इस गंदगी में न घसीटो।
भावी के शब्द आज लेखक के लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। लेखक उस गंदगी से तो बाहर निकल आया। लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी जी रहे हैं। अगला सवाल है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? इसका उत्तर होगा, बचपन से ही आपको एक ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। इससे हमसे हमेशा अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों भयभीत होते जाते हैं। हम इस जीवन के भयभीत रहते हैं नौकरी छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं और इससे अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत हैं। और जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। अगला सवाल है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिया की राह क्यों देखती है? इसका उत्तर हो जाएगा, बिस्नी और मुन्नी को मानक बेटा मानक की प्रतीक्षा है। वह वर्मा से युद्ध करने गया हुआ है। वहाँ से कुछ कमा कर लाएगा तो मुन्नी की शादी में पैसे खर्च होंगे। वे डाकिया की राह मानक के पत्र के लिए देखती रहती है। इस पहले तो 15 दिन पर पत्र आते थे, अब 2 महीने हो जाते हैं। अगला सवाल है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? इसका उत्तर होगा, बिस्नी अपने बेटे मानक को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है ताकि मुन्नी, जो कि मानक की बहन है, बिस्नी की बेटी है, उसकी शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके। लेकिन सपने किसी के होते न पूरे, रोज बनाए फिर भी अधूरे। अगला सवाल है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। अगला सवाल है, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री अछोड़ने बछोड़ने का काम करने वाली बन गई। अगला सवाल है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर होगा, मालती आगे रचित कहानी रोज की मालती का घर यंत्रवत चलता था। उनमें आनंद नहीं था। समय की पाबंदी का पालन मात्र होता था। जीवन नीरस हो गया था। एक विवाहित स्त्री अभाव में घुटती जा रही थी। उनका जीवन त्रासदी भरा हो गया था। अगला सवाल है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की? इसका उत्तर होगा, भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति सतत कार्य करने में प्रयत्नों और कष्ट सहन करने और बलिदान करने से होती है। भगत सिंह देशवासियों के हृदय में अपना छाप छोड़ने के लिए फांसी की सजा चुनते हैं। अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट साहब, उसने कहा था कहानी के पात्र लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था? तो उसने कहा था कहानी के लेफ्टिनेंट साहब की जेब से बेल के आकार की 3 गोले बरामद हुए थे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उस कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? इसका उत्तर होगा, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी। यह कहानी 5 भागों में 5 खंडों में विभक्त है। इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरा, तीसरे और चौथे भाग युद्ध का संयुक्त वर्णन है। एक द्वितीय कहानी, यह एक द्वितीय कहानी बन गई है। अगला सवाल है, पुंडलिक जी कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। सन 1917 में पुंडलिक जी को
गांधी जी ने बेलगांव बुलाया। वे विभितरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाते थे। पुंडलीक जी का शरीर बलिष्ठ और आवाज दबंग था। अगला सवाल है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? इसका उत्तर हो जाएगा, डायरी के में प्रतिदिन की घटनाओं एवं अनुभव का वर्णन होता है, लेकिन मलिया जी के अनुसार डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है। वही व्यक्ति डायरी लिख सकता है जिसका जीवन नियमित एवं संयंत्र लापरवाह दिनहीन व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता। अगला सवाल है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? उत्तर होगा, हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता के एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। हरचरना की पहचान फटा वसुधरना पट्टा पुराना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। अगला सवाल है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? उत्तर होगा, एकांकी और नाटक में जो अंतर है निम्नलिखित हैं। पहला अंतर, एकांकी एक अंक होता है जबकि नाटक अनेक अंक होते हैं। एकांकी एक अंक में अनेक दृश्य समायोजित होता है जबकि नाटक में प्रत्येक अंक में दृश्य विभक्त होकर प्रस्तुत होता है। अगला सवाल है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? उत्तर होगा, बुद्ध ने आनंद से कहा, नारियों को बुद्ध ने धर्म में प्रवेश के कारण बुद्ध ने आनंद से कहा कि उन्होंने जो धर्म था वह 500 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन केवल 500 वर्ष चलेगा। नारियों ने धर्म में प्रविष्टि हो गई है। अगला सवाल है, गैंग्रीन क्या है? इसका उत्तर होगा, पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटे चुभते रहते हैं। यदि यह कांटा नहीं निकाला गया तो पैर में एक जख्म हो जाता है। इसका इलाज में पैर कटवाना पड़ता है। कांटों के चुभने पर पैर में होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। अगला सवाल है, त्रिच क्या है? त्रिच का प्रतीक क्या है? त्रिच क्या है? उत्तर हो जाएगा, त्रिच एक छिपकली जाति का जहरीला जीवलाड है जिसे विषखापर भी कहते हैं। इस कहानी में त्रिच का प्रचलित रूढ़ाया का प्रतीक है। अगला सवाल है, तुलसीदास सीता जी से कैसी सहायता मांगते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास ने माँ सीता से भाव सागर पार कराने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए भक्ति प्राप्ति सहायता की याचना करते हैं। हे जगत जननी, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। थैंक यू।